नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को अमेंडमेंट से रिलेटेड कई सारी चीज़ें बताई थी। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। और मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। आप लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग कुछ नए एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अमेंडमेंट से ही रिलेटेड है। कहीं ना कहीं यह बहुत इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, जो हर एग्जाम में लमसम पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे सुप्रीम कोर्ट का डंडा है, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के नाम से जानते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जैसे आपकी बॉडी है, आपका बेसिक आधार है कि आप सांस ले रहे हैं। अगर सांस ही नहीं चलेगी तो आपके बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है। ना आप बोल पाएंगे, ना आप लोगों से बात कर पाएंगे, ना दुनिया देख पाएंगे। एक मरे हुए मृत शरीर की तरह पड़े रहेंगे। तो वैसे ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा करना है, उसकी आत्मा को जिंदा करना है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का जरूरी बहुत है। जिस प्रकार से कोई भी दीवार बिना नींव के नहीं सध सकती है, उसी प्रकार से कोई भी देश का जो संविधान है वो बिना बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन के हिल जाएगा। तो ये जो पार्लियामेंट है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा कर देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि रुको जरा, सब्र करो, बस से अभी संघर्ष करने का समय है। तो बस यही बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहती है कि रुको, तुम्हारे हिसाब से ही सब कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे आधारभूत डॉक्ट्राइन से, कुछ ऐसे आधारभूत रूल्स बने हुए हैं, ऐसे आधारभूत स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे ये कॉन्स्टिट्यूशन सदा हुआ है, या जो हमारे देश की बागडोर है, या जो हमारे देश का पूरा किस प्रकार से देश चलेगा, किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो उन्हीं पे अगर वो चीज़ों पे जरा सा भी खिलवाड़ कर दिया जाए या तोड़ मरोड़ कर दिया जाए, तो समस्याएं हैं जो गंभीर हो सकती हैं। तो उसी गंभीरता का इलाज करने के लिए, जैसे बॉडी में अगर बुखार आता है तो इंजेक्शन से सही कर दिया जाता है, उसी प्रकार से अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा देश में कोई भी समस्या होती है, या जो रीजनल समस्या है, कम्युनल समस्या है, या और प्रकार की जो भी प्रॉब्लम होती हैं, इक्वालिटी, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, ये सब चीज़ें हैं, जुडिशरी इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंस या टसल जो चल रहा है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच, तो उसको रोकने के बीच में एक प्रकार से दीवार की तरह खड़ी हुई डॉक्ट्राइन है, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर बेसिक किसी चीज़ का बेहतर नहीं रहेगा तो हम उस पर न्यू आधार कैसे बनाएंगे, कैसे इमारत खड़ी करेंगे। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप किसी बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जान रहे, जिससे हजार प्रकार की, जैसे एक पेड़ है, अगर पेड़ ही नहीं मजबूत होगा तो शाखाओं का कैसे निर्माण होगा। तो बस ये कहानी कुछ वैसी ही है कि जिस प्रकार से पेड़ अगर मजबूत नहीं तो शाखाएं कैसे फैलेंगी। अगर देसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा, उसमें रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, फेडरलिज्म नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंस जुडिशरी नहीं रहेगी, सुप्रीमेसी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन की रहेगी, तो फिर कैसे देश चलेगा, रूल ऑफ लॉ कैसे बनेगा, पीस कैसे मिलेगी, जस्टिस कैसे आएगा, इक्वालिटी कैसे आएगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे होगा, सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। फिर हर जगह दंगा फसाद, रूल ऑफ लॉ बिल्कुल ना के बराबर रहेगा, जिससे कई सारी समस्याएं जो हमारे समाज में क्रिएट होने लगेंगी। हर जगह लॉलेसनेस आ जाएगी, आर्बिट्रेरीनेस आ जाएगा, टोटलिटरिज्म का सिस्टम आ जाएगा। जो बड़े लोग हैं या पावरफुल लोग हैं वो छोटे लोगों को दबा देंगे। फिर वो है ना कि जो हमारा देश है वो वोट से नहीं चलेगा। फिर उसके लिए जो है हम कह सकते हैं कि बुलेट से ज़्यादा, जो अभी हम वॉलेट पे ध्यान दे रहे हैं, फिर वो बुलेट पे चलने लगेगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी हो जाएगी। तो अगर इन सारी चीज़ों को हटाना है तो हमें अपना जो देश का आधारभूत संरचना या बेसिक सिस्टम है उसको मजबूत करना पड़ेगा। तो ये जो डॉक्ट्राइन है उसी पे बेसिकली कि जैसे बिना कोई भी चीज़, बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा बना हुआ है समाज में, जिसमें समस्याएं हैं, जातिवाद सिस्टम है, रीजनल सिस्टम है, कास्टवाद का सिस्टम है, अलग अलग क्षेत्रवाद है, बासवाद है,
लफ्ज याद है, जो ये सब समस्याएं हुए हैं, या यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कैसे आप बना पाएंगे? तभी बना पाएंगे जब आप अपनी नींव मजबूत रखेंगे, अपना स्ट्रक्चर बेहतर रखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है जिससे पूरी कम्युनिटी सदी हुई है, या जो कम्यूनल या कल्चर क्लासेज हैं, कल्चर डिफरेंसेज हैं, उनको एक बैलेंस करने का काम करती है, इक्वालिटी जस्टिस मेंटेन करती है, फ्रेटर्निटी यूनिटी बना के रखती है। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ऊंचा है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं इसके डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि इसको लॉ किस नज़र से देखता है, कौन कौन से केस हैं जिन्होंने इस बेसिक डक्ट्राइन को या इन डक्ट्राइन या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के जरिए ये चीज़ें हम लोगों तक पहुँची जो आज हम इनको मान रहे हैं। लेकिन क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर से चीज़ें चल रही, जिस प्रकार से जो पॉलिटिक्स हो रही है, या जो हम मनी पावर, मसल पावर या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का यूज करते हैं, तो क्या बेसिक डक्ट्राइन आजकल फेमस है? या जो फेवरिज्म की बात होती है, नेपोटिज्म की बात होती है, रेड टैपिज्म है, ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है, तो क्या ये समस्याएं किस हद तक कम करी जा सकती? तो ये तभी कम की जा सकती हैं जब सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबिलिटी हो, बेहतर जो है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं डिलीगेशन ऑफ पावर हो, जो पावर का डिवीजन है वो सेंट्रलाइज ना हो के डिसेंट्रलाइज हो, तभी हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जो केशव नंदा भारती डक्ट्राइन है, सबसे पहली बार इस केस में कहा गया कि कुछ भी पार्लियामेंट कर ले, जितना भी दम लगाना है लगा ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बदलाव करो, हम तुमको रोक नहीं लगते हैं, लेकिन घर की जो नींव है, फाउंडेशन को मत हिलाना। तो वैसे ही है कि जैसे भैया हम सब लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हैं, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हर गरीब अमीर को बराबर सम्मान देता है। B.R. अम्बेडकर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और बड़े बड़े जो डिग्निफाइड या स्कॉलर लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है कि बदलाव करो लेकिन उसकी नींव ना हिले। ये नींव में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितनी अकाउंटेबिलिटी है, कितना इसका जो है वो पालन हो रहा है, वहाँ पे जो बैठे लोग हैं वो किस प्रकार से इनको इंटरप्रेट कर रहे हैं, और कैसे जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जस्टिस पहुँचाया जाए। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे या जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनको कितना लोग फॉलो कर रहे हैं, कितना मान रहे हैं, या सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट है, इस पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक थ्योरी में लिख देना और एक प्रैक्टिकल में उतारना, उसमें बड़ा फर्क देखने को मिलता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, आप बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पुलिस बिना किसी कारणवश के जेल में भेज देती है, मारती है। बच्चे अगर अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो अभी कंपटीशन में SSC में आप लोगों ने देखा धरना प्रदर्शन हुए, किसानों ने अभी इतना किया, उसको वो जानबूझ के किया गया। किसी अभी आप लोग देख लीजिए 6 शेड्यूल की बात, वहाँ की बात लद्दाख की चल रही है, तो उनको ज़बरदस्ती, तो जो यहाँ के नेशनल हीरो हैं कभी कभी उन्हीं को विलेन बना दिया जाता है। और जो मीडिया है वो भी आज प्रकार से पूरी तरीके से गोदी मीडिया भरी पड़ी है, कुछ भी न्यूज़ दिखाती है, रियलिटी नहीं दिखाती जो कंट्री में, ऊपरी ऊपरी डाटा दिखा के हम लोगों को मैनिपुलेट कर दिया जाता है। हम लोग जो है पूरी तरीके से उसमें खो जाते हैं, या जो कल्चर हेगमनी है उसको बनाने में समय लगता है, वो वॉइस के जरिए वो थोड़ा टाइम लेती है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो पाता। तो यही कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है कि इसको किस तरीके से बेसिक तौर पे इस स्ट्रक्चर को बचाए रखा जा सके, इससे जो समस्याएं हो रही हैं उनको दूर किया जा सके, सॉल्व किया जा सके, और सबको एक फेयरनेस की, बहुत सारे लोग हैं जिनको हमेशा से इग्नोर किया जाता रहा, जैसे जॉन रॉल्स की थ्योरी वेल ऑफ इग्नोरेंस है जो फेयरनेस जस्टिस के बारे में बात करती है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल लीगल फ्रेटर्निटी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल प्रिपरेशन जर्नी से जुड़े रहें। और अब मैं आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती क्या क्या चीज़ें हैं तो उन पे ज़रा एक नज़र में हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ही है कि ऐसी एक ढांचा, एक ऐसा
यंत्र जिससे पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरी इंडिया जो है उसी पे सधी हुई है। या जो भी पॉलिटिकल व्यवस्था है, कैसे देश चलेगा, कौन सुप्रीम होगा, कैसे इक्वालिटी आएगी, कैसे जस्टिस मिलेगा, कैसे यूनिटी मेंटेन होगी, कैसे यूनिफॉर्म चीज़ें की जाएंगी, तो उसी पे जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। क्योंकि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये लोगों की विल के आधार पे हमने स्टेट के सामने अपनी विल सरेंडर कर दी। जैसे हम स्टेट ऑफ नेचर में थॉमस हॉब्स और जे रूसो, जीन जॉक रूसो के बारे में पढ़ते हैं, और भी कई फिलासफर हैं, टी.एच. ग्रीन, जो इस थ्योरी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी जहाँ से देश गवर्न करता है, जो हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें इन्हीं से गवर्न करती है। एक इंस्टीट्यूशन है, एक जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो समय समय के हिसाब से बदलता रहता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वही है जिसे फंडामेंटल जो राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटी हमको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हमारे कौन से राइट्स हैं, हमारी कौन सी ड्यूटी। और जो नए चीज़ें आ रही हैं, जैसे अभी आप लोगों ने देखा ट्रांसजेंडर कैटेगरी को डाला गया, ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी ही तो बताता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है, लेकिन जब आर्बिट्रेरीनेस तरीके से, अनावश्यक तरीके से इसकी वैल्यू न की जाए, चारों तरफ जो है वो करप्शन बढ़ा पड़ा है, रेड टैपिज्म है, ब्यूरोक्रेसी है, जिनको लोग पूरी तरीके से अथॉरिटेटिव मान लेते हैं, और ये हमेशा से जो डिप्राइव हैं वो लोगों का शोषण करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बाद में पावर के बाद ये कैपिटलिस्ट बन जाते हैं। तो ये भी समस्याएं, जो कैपिटलिस्ट छोटे लोगों का शोषण कर रहे हैं, ये भी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, जिससे छोटे लोग परेशान हैं, ना उनको रोजगार मिल पा रहा है, ना वो अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं, चारों तरफ धक्के खा रहे हैं। तो ये भी तो समस्याएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की में तो चीज़ें दी गई हैं, लेकिन उनको इंटरप्रेट करने वाला, उनको समझने वाला, उसको लागू करने वाले भी लोग सही नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं वो 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार की नौकरियां करते हैं, जिनको का कारक ज्ञान नहीं है वो जाके वहाँ कानून बनाते हैं। तो कानून तो पढ़े लिखे लोगों को बनाना चाहिए, पर यहाँ जो कुछ नहीं जानते हैं वो ये सब कर रहे हैं। तो जब उनको कुछ मालूम नहीं है कि देश में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, तो ऐसे ही देश की दुर्दशा होनी है। ये सदियों से पीढ़ियां चली आ रही हैं और चलती रहेंगी, इस पर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं थी। जब हमारे जो राइट्स है उनका वायलेशन होता है, शोषण होता है, कहीं पुलिस खाद के नाम पे किसी को बद देती है, मार देती है, कहीं अगर कोई पेपर लीक हुआ, कोई समस्या क्रिएट हुई तो उसमें मारपीट शुरू हो जाती है। और इसके बाद अगर अपने हक के लिए लड़ो तो पुलिस FIR दर्ज करके ज़बरदस्ती आप लोगों को इस प्रकार की चीज़ें करने के लिए बाध्य करती है। फिर तभी जाके जब आपका शोषण होता है तो उनमें कुछ राजनीति करके नेता बनते हैं। अब जब नेता बनते हैं तो फिर वो सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन सिस्टम की जो इतनी समस्याएं हैं कि जातिवाद कहीं भरा पड़ा है, कहीं रीजनलिज्म क्षेत्रवाद भरा पड़ा है, कहीं जो है वो कास्टवाद की समस्याएं देखने को मिलती हैं, कहीं ऊंच नीच का खेल है। तो ये जो समस्याएं ये बहुत अंदर गहरी हैं, और कहीं है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, जानबूझ के उनको जो लोग हैं, बड़े लोग, उनको दबा के अपने नीचे काम कराते हैं। अगर वो उनके जैसा नहीं करता है, सिस्टम में जाता है तो नाक पाक बनने का प्रयास करता है, लेकिन सिस्टम में अगर उसके ऊपर प्रेशर पॉलिटिकली बनाया जाता है। तो ये समस्याएं आप लोग आज से नहीं, ये बहुत पहले से चली आ रही हैं, और फंडामेंटल राइट्स के नाम पे बस वो किताबों में लिखे हैं कि स्टेट से हम मांग सकते हैं। आप देखते हैं कि कहीं एक तारीख के ऊपर तारीख लगती है, राइट जो है, एक बार अगर कोई चीज़ घट जाती है तो आदमी अपनी पूरी जिंदगी केस कचहरी में ही समय बिता देता है, 50 साल लग जाते हैं। इसके बाद ट्रायल, अभी तक तो खैर, अब ट्रायल के जब से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई तब से ट्रायल है जो जल्दी होने लगे। नहीं, ट्रायल ही पहले 10-10 साल तक माफिया कांड करते थे, मार देते थे, मर्डर कर देते थे, प्रॉपर्टी कब्जा लेते थे। इसके बाद 30-30, 40-40 साल तक जो है वो अंडर ट्रायल ही पड़े रहते थे, उनका ट्रायल ही नहीं होता था। जिनका ट्रायल ही हो जाता था वो केस ही लंबे चलते थे, कभी जो होते थे गवाह नहीं मिलते थे, समस्याएं। लेकिन अब जो है टाइम बाउंडेशन कर दिया गया है कि ऐसे कुछ केसेज है जहाँ 6 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए, कहीं 2 साल के अंदर होना चाहिए। तो ये जो टाइम लिमिट है कुछ हद तक जस्टिस दे पाएगी, लेकिन समस्याएं अब भी गंभीर हैं। अब जब ऑनलाइन का ज़माना आ गया तो डिजिटली फ्रॉड होना शुरू हो गए, हैकिंग होना शुरू हो गया। इसके बाद
फिशिंग के बारे में ये जो चीज़ें हैं ये भी शुरू हो गई, और भी समस्याएं हैं जो इकोनॉमिक चीज़ें हैं उस पे बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड जो जैसी समस्याएं क्रिएट होने लगी, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सब प्रॉब्लम है। फंडामेंटल जो डिजिटल राइट है उसमें भी डिजिटल अरेस्ट जैसी समस्याएं आप देखते हैं, डिजिटल वायरिज्म के बारे में देखते हैं, तो ये भी समस्याएं कहीं ना कहीं है। डिजिटल फ्रॉड जो हो रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट तो बस कहने का है, लेकिन सिस्टम इतना गहरा है, इतना वो है कि इन सब चीज़ों से निकलने में बहुत समय लगेगा। जुडिशियल रिव्यू, अभी आप लोगों ने देखा कि जुडिशियल रिव्यू की मतलब जुडिशरी रिव्यू लेती है, मतलब अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव गलत काम करता है या लेजिस्लेचर कोई, तो उसके एक्ट को जो है वो स्टक डाउन कर देती, हटा देती है, जिससे जो है स्टेट की आर्बिट्रेरी या मनमानी ने तरीकों को रोक सके, मतलब इंडिविजुअल और सिटीजन की लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, उसको डिग्निटी और लिबर्टी दे सके। तो क्या ये लिबर्टी और डिग्निटी सही है? और अगर सही है तो कहाँ हद तक कितना सही है? आप लोगों ने देखा कि एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, इसके बाद जस्टिस के उसमें इधर उधर धोखे खाता है, लेकिन आप देखते हैं कि वहीं कुछ लोग होते हैं जिनके यहाँ बड़े बड़े जो जज होते हैं, अभी देख लीजिए उनके खिलाफ पैसा जो उनके घर में मिला, अब उनको हटाने की बात करने के पीछे अभी देख रहे हैं किस प्रकार से हर जगह जुडिशरी जो है वो अपना कोलेजियम सिस्टम बनाए है। वो कोलेजियम सिस्टम में भी आप देख सकते हैं कि कोलिजियम में एक जो और चीज़ें हैं, 3 साल के लिए प्रैक्टिस रूल का नियम लगा दिया कि हम एक्सपीरियंस से चीज़ें लाएंगे, एक्सपीरियंस जज हमको चाहिए, लेकिन कोलिजियम के लिए कौन सी एक्सपीरियंस चाहिए? बार काउंसिल से सीधा 4-5 साल से प्रैक्टिस करे ना, पता नहीं कि उनको जजमेंट करना पता है नहीं पता है कि कैसे आए, कोई उनके लिए कोई निष्पक्ष है? वही जो जज हैं कि फलाने जज किसी तीसरे को रिकमेंड कर दिए, चौथे को रिकमेंड कर दिए, जो एनजीएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, इसीलिए उसको जो है स्टक डाउन कर दिया गया। तो ये भी समस्या है। तो ये जुडिशियल रिव्यू में जैसे बहुत सारे केस हैं जिनमें कुछ चीज़ों में जैसे आदमी पहले 13-14 साल उसको मेडिकल उसके नाम पे जो है एग्जीक्यूटिव उसके साथ भेदभाव करता रहा, जिसमें से जैसे डीके बसु का केस है, नीलावती बहेरा का केस है, इसके बाद आप लोगों को अगर रूडल शाह का केस है, सहेली का केस है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसमें जो है जो एग्जीक्यूटिव को जो आर्बिट्रेरीनेस तरीके से उनको जो है कुछ कम करने का प्रयास करा, लेकिन समस्याएं अब भी हैं। जुडिशियल रिव्यू होने के साथ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मामले हैं, विशाखा का केस है, और भी जो पब्लिक इंटरेस्ट लोकहित चीज़ें हैं उनके लिए याचिका दायर करना, तो ये सब जुडिशियल रिव्यू के अंदर ही आते हैं। जहाँ जब सरकार के खिलाफ जो है जुडिशरी अपनी मजबूती दिखाती है, जो हमारा न्यायिक जो एक पकड़ है या न्यायिक मजबूती है उसके बारे में बात करता है। फेडरलिज्म का मतलब है कि स्टेट जो है सेंटर के बीच में एक सामंजस्य बना रहे, जैसे कि टैक्स के मामले में, पावर के मामले में, इकोनॉमिक्स के मामले में एक कोऑपरेशन बना रहे। जब इमरजेंसी का समय आता है तो सेंटर के पास ज़्यादा पावर चला जाता है, सेंटर जो है वो स्टेट को डायरेक्शन देता है कि किन किन चीज़ों पे कैसे ध्यान करना है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो ये फेडरलिज्म का मतलब है कि एक प्रकार से इस प्रकार से शेयर करना जो स्टेट और सेंट्रल के बीच पावर है, या जो मिनिस्ट्रियाँ हैं, या जो और भी प्रकार के काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या लॉ मेकिंग इशू है, ये सब चीज़ों पे बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो यही बेसिक डॉक्ट्राइन है कि अगर इसमें से कुछ भी बिगड़ गया तो अब बताओ, जुडिशरी नहीं रहेगी तो कैसे तुमको कोई भी मार देगा, तुम कहाँ जाओगे? फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा तो तुमको कैसे स्टेट को तुम कुछ समझोगे ही नहीं, तुमको भी लगेगा यार मेरे कोई राइट्स ही नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी कैसे जियोगे, कैसे खुश रहोगे, कैसे? अब एक जो तुम्हारी साइकोलॉजिकल माइंडसेट बना है कि मैं इस भारत का हूँ, तो इस भारत का इसीलिए कि तुम फंडामेंटल राइट से बंधे हो, इस देश में रह के इस देश की जो फैसिलिटी हैं, चीज़ें हैं, उनको इंजॉय कर रहे हो। ये सब है डीपीएसपी, ये सब चीज़ें अगर नहीं होंगी तो बताओ, तुम बेसिक स्ट्रक्चर ही जब नहीं रहेगा तो इंसान रहेगा नहीं, जानवर की तरीके रहेगा।
कोई किसी को भी मार के खाने लगेगा। बड़ा मछली जैसे छोटी मछली को तालाब में नहीं टिकने देती, तो फिर इसीलिए सोशल कंट्रैक्ट बना। तो सोशल कंट्रैक्ट बनने का यही कारण, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये मॉडर्न टाइप का एक कंट्रैक्ट है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी इसी चीज़ के बारे में बात करती है। तो ये जैसे कुछ है, अगर इलेक्शन ही फेयर नहीं होंगे, जैसे अभी सर वाला बवाल मचा पड़ा है, फेयर इलेक्शन ही नहीं सही होंगे, मनी पावर मसल पावर बड़े बड़े क्रिमिनल्स माफिया आएंगे। फिर इसके बाद अभी जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप लोगों ने देखा कि कितना डोनेशन दिए, जिसको अभी स्टक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो चंदा जहाँ से आ रहा है इसका हमको पूरा डिटेल चाहिए, पूरा पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए। तो ये जो आरटीआई के माध्यम से चीज़ें हैं कि इलेक्शन फेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं देख रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग हो जा रहा है, कहीं वोट मशीन की चोरी हो जा रही है, अभी देखा कि कहीं कहीं। लेकिन वही है कि कुछ चीज़ों को जानबूझ के जो है बता दिया जाता है कि सब सही चल रहा है, क्योंकि सब चटुआ बटुआ तो एक ही उसके हैं। अब अगर कोई बोलेगा तो उसको जानबूझ के धमकाया जाता है, केस लगाया जाता है, डरवाया जाता है। एक तरफ कहने का होता है कि बस ये रूल ऑफ लॉ है, और जब रूल ऑफ लॉ का सही प्रयोग नहीं होता, आर्बिट्रेरी तरीके से लोगों को कहा जाता है कि तुम ज़्यादा ना बोलो, नहीं तुमको दबा दिया जाएगा। और जैसे ही तुम दबाने का इसीलिए है क्योंकि तुम आवाज़ खोलोगे तो लोग जो हैं वो विध्वंस करेंगे, ताकि तुम सड़क पे ना हो, लड़ो ना अपने हक के लिए। इसीलिए जो ये सब चीज़ें हैं, लॉलीपॉप दिया जाता है कि हाँ भैया हम तुम्हारे लिए इतना रोजगार देंगे, इतनी वैकेंसी आएंगी, ये वो आएंगी। अब बाद में पता चलता है कि वैकेंसी आई तो आधे से ज़्यादा करप्शन लिंकेज में भरी है, आधे में ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। अब एक पेपर पहले दे देंगे, फिर फॉर्म भरा के पैसा इकट्ठा, फिर 10-10 साल तक उसकी जो है क्लियरेंस ही नहीं होती, आधी कोर्ट में चली जाती हैं। तो बस ऐसे ही टाइम तोड़ते रहो, इनके पीछे लगे रहो, और फिर मिलता क्या है? कुछ नहीं, बस कॉन्स्टिट्यूशन की ज्ञाता हो, पढ़े सब कुछ हो, लेकिन वही है कि कहीं कोई एक स्टेबिलिटी है ही नहीं है। जैसे अगली अदर कंट्रियाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ देख लीजिए, वहाँ बैलेंस है हर चीज़ का, वहाँ एक स्टेबिलिटी है कि हाँ इतना इतना तुमको मालूम है तो इतना पैसा मिलेगा। यहाँ तो एक ही एग्जाम डिसाइड करता है, उसी में हुए तो हुए, नहीं इसके बाद मतलब तुमने जो जिंदगी भर पढ़ा वो सब बेकार है चला गया। तो यही समस्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वही है कि भैया चेंज जो है वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अब जिसको अगर देसी स्टाइल में समझे, तो हमारे पास एक मान लो ट्रैक्टर है, जो ट्रैक्टर था उसको मैं बदल सकता हूँ, उसमें पेंट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं इंजन तोड़ दूँ तो हमारा ट्रैक्टर कैसे स्टार्ट हुई? तो वही बेसिक स्ट्रक्चर है कि अगर मैं अपना जो सिस्टम ही है वही खराब कर दूँ, मैं सांस ही लेना बंद कर दूँ, तो कैसे मैं बात करूँगा, कैसे लोगों से बोलूँगा, कैसे अपनी मन की बात करूँगा, कैसे अपने दिमाग की भड़ास निकालूंगा? तो बस वैसे बेसिक स्ट्रक्चर है कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होगा तो देश कैसे गवर्न करेगा, कैसे इलेक्शन होंगे, कैसे लोगों को राइट्स मिलेगी, कैसे उनकी जो एक कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बना है, एक कम्युनिटी में बैलेंस बना है, सोशल ऑर्डर बना है, रूल ऑफ लॉ मेंटेन है, वो तो सब बेकार हो जाएंगे। तो यही सब समस्याएं हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। अब इसमें जो है कुछ केस लॉ के जरिए जो है जुडिशरी ने इंटरप्रिटेशन करके बताया कि कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कैसे कैसे इवाल्व हुई। जैसे हम छोटे थे, बड़े हुए, हमारी थिंकिंग बदली, हमारे परसेप्शन बदले, हमारे सोचने का नज़रिया बदला, हमारा भी बेसिक स्ट्रक्चर में जो है परिवर्तन हुआ। लेकिन हम अपने शरीर में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी सांसों को ही अगर बंद कर दें तो सारे परिवर्तन खत्म। तो बस वैसे ही ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि हम चीज़ें बदल सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते। मतलब अगर सांसें बंद हो जाएगी तो आदमी का खिलना ही खत्म। वैसे अगर कहीं कानून का राज नहीं रहेगा, या जो आपके फंडामेंटल राइट है वहीं इमरजेंसी में छीन लिए जाएं, जैसे इंदिरा गांधी ने छीन लिया था, तो फिर कैसे परिवर्तन होगा, कैसे बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन हो, कैसे आप अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे? आपको नीरसपन महसूस होने लगेगा, आपको लगेगा मेरी ज़िंदगी का कोई मीनिंग ही नहीं है। फिर आप अल्बस कामस को, एग्जिस्टेंशियल फिलासफर को ढूंढते फिरेंगे। वो कहता है कि ज़िंदगी अपसर्ट है, उसमें मीनिंग बनानी पड़ती है, उसको अच्छा करना पड़ता है, कुछ हंस के कुछ
बहुत कुछ नज़रअंदाज करके, बहुत कुछ बर्दाश्त करके। तो बस ऐसी ही ज़िंदगी है, ऐसा ही बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब जैसे शंकरी प्रसाद का केस है, 1951 में ये केस आया। ये केस कहता है कि अमेंडमेंट, हम फंडामेंटल राइट में बदलाव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं, जो हम स्टेट से क्लेम कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरी तरीके से ही आज़ादी छीन लें। दूसरा केस 1976 में आया, जो कहता है कि नहीं भाई, फंडामेंटल राइट में जो है कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन इसमें कहा कि फंडामेंटल राइट को ही ख़त्म कर दो। मतलब जो तुम्हारे अधिकार तुम स्टेट से मांगते हो, अगर स्टेट तुमको खाने पीने, रहने, सोने और तुम्हारी ज़िंदगी एक अच्छी हो, एक सोशल स्टैंडर्ड तुम्हारा मेंटेन हो, तुमको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, लाइवलीहुड ही तुमसे छीन ले, तो तुम स्टेट से खुशी रहोगे? कहोगे नहीं, अब ये बात बनने लगा है, टोटलिज्म आ गया, तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, या तुमको कुछ वहाँ से अपॉर्चुनिटी ही ना मिले, तो तुम कैसे जी पाओगे? किसके पास जाओगे? कहाँ खाओगे? फिर तो वही पुराने ज़माने वाली सोच हो जाएगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसीलिए पहले जो राजा थे, वो जिनके पास पावर होता था, वो कब्जा लेते थे, फिर वो उसके बाद वो अपने हिसाब से चलाते थे। तो फिर स्टेट भी तुमको अपने हिसाब से डगराने लगेगा। जैसे स्टेट के बहुत सारे हथकंडे हैं तुमको कंट्रोल करने के लिए। जैसे सोशल कंट्रोल थ्योरी होती है, पुलिस के माध्यम से, लॉ के माध्यम से, तुम्हारा जो पूरी डिटेल है, आधार कार्ड का जो लिंकेज तुम करते हो, जिसी को आगे चल के सोशियोलॉजिस्ट में पैनोप्टिकम स्टेट के बारे में बताया कि एक ऐसी कोई चीज़ है तो तुम्हारी निगरानी कर रहा है। तुमको लग रहा है कि तुम फ्री हो, लेकिन तुम फ्री कहाँ से हो? तुम्हारे आधार तो हैं, ITR तो है राज्य के पास, ये सब चीज़ें हैं, तुम्हारा डिजिटल डाटा तो है स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तुम्हारी हर चीज़ की जानकारी जो है, कागज पत्रा, तुम कहाँ पैदा हुए, कितने साल के हो, तो तुम किस बात के स्वतंत्र अपने आप को महसूस करते हो? कहीं ना कहीं तुम स्टेट के गुलाम हो। तुमको लगता है कि तुमने अपनी बिल स्टेट के सामने सरेंडर कर दी है, तो स्टेट तुम्हारा रख रखाव रखेगा। तो ये तो अब एक स्टेट की खूबसूरती है कि वो अपने सिटीजन को किस तरीके से ट्रीट करता है। तालिबान चले जाओ, वहाँ तो कुछ भी नहीं है महिलाओं को। इवन वहाँ तो जो महिलाएं हैं वो ना बात कर सके, पूरे दिन उनको अपने शरीर को ढक के रखना पड़ता है, इतना कंजर्वेटिव है यहाँ। तो फिर भी कुछ हद तक जो है वो पहले चीज़ें थी, अब तो मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, अपनी बात को तुम कह सकते हो। लेकिन आज भी समस्याएं हैं, और समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। तो गोलकनाथ का यही कहता है कि नहीं, हम बेसिक स्ट्रक्चर की डक्टाई में आप फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते हैं। लेकिन केशव नंदा भारती के जो 1973 में वो कहा नहीं भैया ठीक है, देश के विकास के लिए, देश की कुछ स्पेशल जो हम कह सकते हैं चीज़ें हैं जो स्टेट प्राइवेसी में रखना चाहता है, उसमें बैलेंस बना सकता है। मतलब कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है, या ऐसी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है जो देश की इम्पोर्टेंस के लिए है, नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए है, प्राइवेसी के लिए ज़रूरी है, देश की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी के लिए ज़रूरी है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पे फिर भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर मान लो बेसिक स्ट्रक्चर में, फंडामेंटल राइट में और रूल ऑफ लॉ पे ही छेड़छाड़ करते, तो कैसे कंट्री चलाओगे? कैसे देश को आगे बढ़ाओगे? एक तरीके तुम बात करते हो कि हम विश्व युद्ध, हमारा अमृत काल महोत्सव चल रहा है, इसके बाद तुम बात करते हो कि इंडिया में सब बेहतर चल रहा है, इंडिया विकास कर रहा है, और दूसरी तरफ ये सब समस्याएं होती हैं और प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये भी तो समस्याएं हैं। अभी जो G20 समिट हुआ, उसमें पानी में सब देखने को मिला। अभी छठ पूजा में जो है दिल्ली के हाल देख ही रहे हो, पॉल्यूशन कितना हाईवे है। इधर जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं वो एम्प्लॉइयों का खून चूस रहे हैं। तो ये भी समस्याएं तो आप देख रहे हैं कि दिन भर लगे पड़े हैं, और तुम कहते हो कि हम अब हमारा देश जो है वो विकसित हो गया। 2045 जब आएगा तो कहोगे 2063 में विकसित होगा, जब 2063 आएगा तो कहोगे 2073 में विकसित होगा। और जनता ऐसे ही
तुमको याद करती रहेगी। और अंधभक्तों की कमी नहीं है, अगर तुमने कुछ भी जरा सा कहा तो बस तुम्हारे खिलाफ शुरू हो जाएगी कहानी। तो मिनर्वा मिल 1980 में आया, जो पार्लियामेंट और जुडिशरी दोनों की मर्यादाएं बताई कि भैया पार्लियामेंट जुडिशरी अपने अपने दायरे का ध्यान रखे, न पार्लियामेंट जुडिशरी पे इंटरफेयर करे, न जुडिशरी पार्लियामेंट पे इंटरफेयर करे। तो अब ऐसे अगर जुडिशरी पार्लियामेंट में इंटर नहीं करेगी तो ये जो अनपढ़ MP MLA आधे से ज़्यादा बनते हैं अनावश्यक कानून लाएंगे, फिर तुम रोओगे, फिर तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगा। तुम यहाँ 10-10, 20-20 हज़ार के पैसे के लिए रोते हो, इनको कर्मों की सांसद निधि मिलेगी और फिर आके पॉलिटिक्स के लिए 5-5 साल में जब चुनाव का टाइम आएगा तो हाथ पैर जोड़ लेंगे, इसके बाद गायब हो जाएंगे। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बनाएंगे, फिर कुछ के ऊपर CVC का केस लगेगा, कुछ एंटी करप्शन में जाएंगे। और तुम्हारा क्या होगा? तुम तो 10-10 हज़ार के लिए ऐसे परेशान रहो देखने को कि यहाँ पढ़े रहो, फिर नौकरी पा जाओ तो इन्हीं के अंदर गुलामी करो जाके। फिर कोई इस तरीके की चीज़ें आप देख ही रहे, बाकी आप समझदार हैं। प्रैक्टिकल ज़िंदगी का एग्जाम्पल अगर मैं दे दूँ, मान ले कि तेरे दादा है, 1950 में फैमिली बुक में लिखा था कि यहाँ सुबह 5 बजे उठना है, फिर बैल को चारा देना है और स्कूल जाना है। अब 2025 आ गया, चीज़ें बदली, देश जैसे बारकोड आ गया और भी डिजिटली आ गया, AI ऑटोमेशन का ज़माना आ गया। अब हमारे घर में पहले हम बैलगाड़ी में थे, अब ट्रैक्टर आ गया। अब धीरे धीरे हमको मोबाइल भी मिल गया डिजिटली, मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ इस मोबाइल की वजह से। तो हम इतना तो खैर विकास कर लिए हैं कि कुछ न कुछ हद तक हम गरीबी से बाहर निकले हैं। तो अब ये जो रूल बुक में मैं अपने लिख दिया हूँ कि सुबह ऑनलाइन अटेंड करूँगा इतने बजे, और जो ट्रैक्टर में है वो खेती करनी है। तो बस यही सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको बताती हैं, जो कहीं ना कहीं अमेंडमेंट से रिलेटेड संबंधित है कि जो हम ये चेंजमेंट चाहते हैं। आप चेंजमेंट ऐसे ही तो हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर में फंडामेंटल में चेंज हुआ, फिर तुमने कहा कि नहीं बैलेंस बना के रखो। तो बस ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये एक प्रकार से कि हम कुछ चीज़ों पे खिलवाड़ नहीं कर सकते, अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो समस्याएं खराब होंगी। तो जो पुराने रूल्स हैं, जो समस्याएं हैं, उन्हीं पे ये जो सारी चीज़ें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है जो टिकी हुई है। तो अब मैं आप लोगों को कुछ और एडवांस चीज़ें बताता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आई होंगी। अगर समझ में आए तो चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो अब मैं आप लोगों को, जैसा कि मैं आप लोगों को अमेंडमेंट से रिलेटेड ही चीज़ें बता रहा था, तो अब हम अमेंडमेंट में कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे कि कैसे ये जो बैलेंस कैसे बनाया जा सके, कि जो चेंज है और कंटिन्यूटी है उस पर एक बैलेंस बना रह सके। तो ये क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिन का दिन इवाल्व होते हैं, चीज़ें बदलती हैं, सोशली इकोनॉमिकली हम चेंज हो रहे हैं। कल तक हमारी सोसाइटी थी जो ट्रेडिशनल थी, अब हम जो है मॉडर्न हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, AI ऑटोमेशन आ रहा है, सोसाइटी में भी चेंज हो रहा है। कल तक जो सोसाइटी थी वो ट्रेडिशनल थी, आज मॉडर्न और जो है रीजन पे बेस्ड सोसाइटी है, हम प्रैग्मेटिक व्यू पे जी रहे हैं। वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले रिजिड था, बहुत सारे लॉ है, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिली, जो दिन का दिन नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे उसमें जो है हम परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन जो हो रहा है इसी का नाम हम कह सकते हैं कि अमेंडमेंट है। जैसे हमारी कोशिकाएं हैं, बड़ी होती घटती रहती हैं, और हम जवान होते हैं फिर बूढ़े होते हैं। जैसे हेप्लिक कर एक नियम है कि कोशिकाएं जब अनंत उनका डिवीजन होना बंद हो जाता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती। तो बस वैसे ही है कि अगर ये चेंजमेंट नहीं होगा, चीज़ें एक कंजर्वेटिव सोच के साथ ही बढ़ते रहोगे, जैसे तालिबान है, तो वो कंट्री ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगी। अमेरिका पहले इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन समय समय के हिसाब से उसने अपने परिवर्तन करा, पढ़ाई में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में, अपने इंटेलेक्चुअल थिंकिंग पे, अपने इंस्टीट्यूशनल उन्होंने इस्टेब्लिश करे, सोशल चेंज लाया, तो वहाँ परिवर्तन देखने को मिला, डेमोक्रेसी आई। धीरे ऐसे ही इंडिया है, पहले हम राजाशाही प्रथा में चलते थे, आज हम देख रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक युग में चल रहे हैं। अल्ट्रा मॉडर्न एडवांस चीज़ें अब आने लगी हैं, AI ऑटोमेशन का जमाना है, सोसाइटी जो है उसमें परिवर्तन होने लगा है। कई जगह UGC आ गया है,
यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये लिविंग है, ये जिंदा है। जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक इसमें परिवर्तन होता रहेगा, और इसी परिवर्तन का नाम ही जिंदगी है। जैसे आप हैं, छोटे हैं तब आपकी इतनी सोच नहीं थी, अब आप बड़े हुए हैं, आपने जिंदगी देखी है, नई नई चीज़ों को जाना है, इसके बाद आप में भी परिवर्तन हुआ है। कल आपकी थिंकिंग शायद बहुत रिजिड थी, आज आप फ्लेक्सिबल हैं, लिबरल अप्रोच अपनाते हैं। सोसाइटियाँ पहले कंजर्वेटिव थी, जो शादियाँ होती थी सिर्फ एक जाति बेस बनी थी या एक रिलीजन बेस पे बनी थी ना, तब तो इतना एडवांसमेंट नहीं था, ना डिवोर्स के सिस्टम थे, जन्म जन्मांतर के बंधन थे। आज डिवोर्स हो जाता है, आज जो है इंटर कास्ट शादियाँ हो जाती हैं, जो कास्ट है जातिवाद से आदमी ऊपर उठ रहा है। ये सब चीज़ें हैं, लोग मानवता का पाठ पढ़ रहे हैं। जो धर्म के नाम पे लोग बढ़ते थे, अब लोग समझदार हो गए, रीजन विवेक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की सोच के साथ वो जस्टिस को पाना चाहते हैं। कल तक बता दिया जाता था कि सब नियति का खेल है, अब लोग जो है वो रेशनल थिंकिंग पे बिलीव करते हैं। तो बस ऐसे ही हमारी ज़िंदगी भी है जिसमें परिवर्तन होता रहता है। जब पहले चीज़ें हमको इतनी समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम चीज़ों को अंदर पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमें उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये जो परिवर्तन की श्रेणी है, कल तक आप जब 10 में थे तब आप दूसरी तरीके सोचते थे, 12 में आए दूसरी तरीके सोचे, फिर ज़िंदगी को 10 साल बाद आपने क्या करा उस पर ध्यान नहीं दिए। अब नई ज़िंदगी आप नए तरीके से जी रहे हैं। छोटे में आपकी सोच कुछ और थी, आज आपकी सोच कुछ और है। तो बस ऐसे ही एक लिविंग डॉक्यूमेंट आपकी ज़िंदगी भी है। जैसे हमारा अमेंडमेंट है, उसमें बदलाव ज़रूरी है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो अगर कोई चीज़ ऐसी आ गई जिसमें हम परिवर्तन ही ना कर पाए, मान लो कहीं की कम्युनिटी दुखी है, उनके कुछ राइट्स हैं, अगर हम उनको नहीं पालन करेंगे तो वो दंगा फसाद करेंगे, मूवमेंट करेंगे, देश में हो सकता है जैसे जापान में जेनजी वाला सिचुएशन हुआ वैसे यहाँ भी हो जाए, तो सिचुएशन बिगड़े ना, सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, लॉ लॉ और ऑर्डर प्रॉपर बना रहे, सोसाइटी स्मूथली चलती रहे, जो लोग हैं वो आते रहें जाते रहें, और ज़िंदगी को ऐसे ही जो है वो समय के हिसाब से समय की धारा में बहते रहें। तो बस यही जो चीज़ें हैं वो अमेंडमेंट कहलाती हैं। अब यही अमेंडमेंट अगर ऐसे हो जाए कि बदलाव संभव ही ना हो, बड़ा मुश्किल हो, तो फिर समस्याएं जो हम आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे हम लिबरली अब पढ़ते रहते हैं, आइडियोलॉजी में तमाम प्रकार की आइडियोलॉजी है, कुछ कंजर्वेटिव सोच, कुछ ट्रेडिशनल सोच वाले हैं, कुछ लिबरलिज्म, कुछ प्रैग्मेटिज्म, अलग अलग प्रकार की थिंकिंग और साइकोलॉजिकल आउटलुक है लोगों का। तो उस पर परिवर्तन नहीं होगा तो वो लोग खींच पैदा करेंगे या उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। इसीलिए एसटी एससी ओबीसी वाले जो गठन किए गए, जो रिजर्वेशन की पॉलिसियां हैं, तो ये अमेंडमेंट जरूरी है। इसीलिए आप अमेंडमेंट पढ़ते हैं, 73-74 अमेंडमेंट से जो है पावर का डिवीजन किया गया, पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया, ताकि ग्रास रूट डेवलपमेंट हो सके, सोशल चेंज हो सके, सोशल आउटलुक, सोशल मॉडर्निटी लाई जा सके, एक जो क्लास है उसको बैलेंस किया जा सके, या रीजनल या अर्बन आउटलुक है या डिविजनल गैप है उसको भरा जा सके। तो भैया अमेंडमेंट एक इंजेक्शन है, जिसका अगर इंजेक्शन डेज का डोज लोगे तो थोड़ा बड़ा परिवर्तन हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो, उसमें फिर से उछाल या जवानी आ जाए। तो बस यही है। यूएसए में जैसे 27 अमेंडमेंट हुए, इसीलिए यूएसए में जो है काफ़ी समस्याएं क्रिएट होती, क्योंकि वहाँ का सिस्टम रिजिड है, आसानी से अमेंडमेंट नहीं होता है। इसीलिए देखो किसी भी जो बड़ा लीडर होता है, जैसे ही वो हटता है, वहाँ जो है जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास ही पावर होता है, वो रिजिड है, वो अपने हिसाब से जो है सब कंट्रोल करता है, सुप्रीम जो है वो वहाँ का होता है। लेकिन हमारे यहाँ होता है फ्लेक्सिबल सिस्टम है, अगर प्रेसिडेंट नहीं कब सही से चला पा रहा है तो दूसरी जो अपोजिट पार्टी है वो आके संभालने लगेगी, या सरकार गिर जाएगी, या जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब चीज़ें आप देखते हैं। तो ये सब चीज़ें वहीं से हैं। जब मैं इनके बारे में यूनियन गवर्नमेंट पढ़ाऊँगा तो मैं डिटेल में बात करूँगा। अब कुछ थ्योरियाँ हैं अमेंडमेंट की कि क्या थ्योरी हैं, कौन कौन सी थ्योरियाँ हैं जिनके बारे में हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो अब मैं उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन पावर थ्योरी क्या कहती है? कॉन्स्टिट्यूंट पावर थ्योरी ये कहती है कि पार्लियामेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन पावर होती है, जो नॉर्मल लॉ से अलग है। तो अब इसको समझ लेते हैं ये क्या है।
इसी के बारे में मैं बात करता हूँ। जैसे कि केशवानंद भारती केस ने बोला कि अमेंडमेंट करना अलग पावर है, पर लिमिट में ही कर सकते हो। तो इसका मतलब यही है कि आपके पास पावर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करने लग जाओ। एक आपके पास लिमिटेशन है कि इसी दायरे पे ही रह के करना है, कि जो भी चीज़ें बनी बनी है उसको मतलब पूरी तरीके से आपको ध्यान में रख के एक बैलेंसिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। अगर ये बैलेंस नहीं बनाओगे कि चीज़ें लिख देने भर से नहीं हो जाती हैं, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन और एक बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं संभव हो पाएंगी तो आप कैसे लिमिट जो है उसको कैसे वो कर पाएंगे। दूसरी थ्योरी है इम्प्लाइड लिमिटेशन थ्योरी। इम्प्लाइड लिमिटेशन मतलब कुछ चीज़ें होती हैं कि वो दी नहीं होती है, पर उनका करना जरूरी होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो इम्प्लाइडली प्रोटेक्टेड हैं, कि मतलब वो नहीं होंगे तो उनके बिना वो चीज़ संभव ही नहीं है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, तो हमको मालूम है कि उसमें रूल ऑफ लॉ मिक्स है, उसमें फंडामेंटल राइट मिक्स है, उसमें फेडरलिज्म मिक्स है। वो चाहे लिखा हो, चाहे एक्सप्रेसली आपको बताया गया हो, चाहे ना बताया हुआ, वो उसका मूल स्वरूप है, वो उसका मूल एक तरीके से हम कह सकते हैं अस्तित्व है जिसपे वो टिका है। जैसे कि अगर तेरे घर में ये लिखा है, एक रूल बोर्ड पे ये लिखा है कि घर के अंदर ही खाना खाना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि घर के अंदर तू कहीं भी खा सकता है। तो वो चीज़ें लिखी नहीं है, लेकिन तुझको इम्प्लाइडली मालूम है कि हाँ इनके बिना ये संभव नहीं है। तो वैसे ही इम्प्लाइड लिमिटेशन होती है कि हर चीज़ लिखी नहीं होती, पर मना भी नहीं होती है, कि हाँ वो चीज़ें उसी में दी गई हैं। मतलब ये चीज़ है इसका कहने का मतलब। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ प्रिंसिपल लिखे नहीं है, पर संविधान में तो छिपे हैं ना, जो मैं आप लोगों को बताया कि ये रूल ऑफ लॉ है, ये जस्टिस की बात है, ये रिलीजन में सेकुलरिज्म की बात है। इनके बिना कई देश कैसे चलेगा। जहाँ कम्युनिटी होंगे वहाँ उनकी अलग अलग बिलीफ सिस्टम होंगे, ट्रेडिशन होंगे, रिचुअल्स होंगे, उनकी थिंकिंग आइडियोलॉजी होंगे, तो वहीं से तो परिवर्तन होगा सोच का। और जब सोच का परिवर्तन होगा तो वो अपने अपने बिलीफ फेथ बनाएंगे। इस पे मैं और सारी चीज़ों पे बात करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो चैनल से जुड़े रहो, अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सब्सक्राइब करते रहें। तो अब कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। जैसे यूएसए में रिजिड सिस्टम है कि 2/3 कांग्रेस और 3/4 स्टेट का सहमत चाहिए, तभी कोई परिवर्तन या कोई स्टेट या कोई और भी जो भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट करना है संभव है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड। लेकिन यूके में जो है फ्लेक्सिबल सिस्टम है कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम हो, जो चाहे अपने हिसाब से कर सकती। जैसे हमारे यहाँ जो है हम लोग मिक्स अप्रोच बनाते हैं कि भैया कुछ फ्लेक्सिबल चीज़ें भी, कुछ रिजिड भी, कि हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी के तरीके भी संभव है, रेटिफिकेशन जहाँ स्टेट की भी सहमति जरूरी है। तो इंडिया में जो है रिजिड सिस्टम, थोड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम है, मिक्स टाइप का है। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे यूके में जो है पड़ोसी का बेटा जो चाहे अपनी मर्जी का मालिक है, मतलब यही कि जो तुम्हारा मन करे सो कर लो। यूएसए में है कि वो चाचा जो हर काम में कमेटी से करवाते हैं। तो वही है कि भैया हम तुम खुद सब कुछ नहीं कर पाओगे, तुमको करवाने के लिए कोई ना कोई और लोगों को चाहिए, इसलिए थोड़ा रिजिड बन जाता है कि भैया मैं ही सब काम नहीं कर पाऊंगा। जैसे तुम्हारे घर में है तो पापा खेत जोतते हैं, मम्मी खाना बनाती, तो पापा सब कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मान लो एक ऐसा यूके है जहाँ सिर्फ पापा हैं, वही खेत भी जोतते हैं, वही खाना भी बनाते हैं, वही तुम्हारा ट्यूशन पैसा सब चीज़ का ख्याल रखते हैं। मम्मी है ही नहीं, तो बस ये वही कहानी कि जो भी करना है मुझे ही करना है, वही मियाँ चूल फूँके वही मियाँ दरबारे जाए। तो कहने का ये मतलब है। अब इंडिया में क्या है, माँ कहती है कि भैया बेटा खुद फैसला ले, पर मर्यादा में, कि हाँ बाहर रह रहे हो तो सही से रहना, किसी को गाली नहीं देना, कुछ ऐसे सुनने को ना मिले या ऐसा दाग ना लगे जिससे हमारी जो बेइज्जती है, हम शर्म में तार तार हो जाए। तो बच्चा मेहनत करता है, काम करता है, पर मर्यादा में रहता है। ये समाज की बनाई हुई एक अवधारणा है जिसपे उसको बांध दिया गया है, वो सोशली बॉन्डेड है। जैसे हाइड्रोकार्बन्स बंधे होते हैं कार्बन के अनुबंध में, वैसे वो अपने माता पिता और अपनी वैल्यू और कल्चर
जो उसकी हेरिडिटी है उस पे बंधा हुआ है, वो उसके विपरीत जाके काम नहीं कर सकता है। तो माँ कहती है बेटा खुद फैसला ले पर मर्यादा में कर। तो वही हमारे इंडिया का हाल है कि जो भी करना है बेटा कर तो सकता है, लेकिन मर्यादा में रह के करना। कोई ऐसा काम न करना जिससे जो और लोग हैं या और स्टेट है उनको नुकसान पहुंचे, या उनकी भावनाओं को आहत पहुंचे, या उनके कम्युनिटी रिलीजन को कोई नुकसान पहुंचे। इसीलिए यूजीसी है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, क्योंकि उसमें जो है उनके एडॉप्शन गिफ्ट और इनहेरिटेंस में समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो फिर मिलूंगा, तब तक आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाते रहें जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। और इजाज़त चाहता हूँ कि आप लोग में चैनल को प्यार देंगे। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।